स्टार्ट है भाई, क्लियर है? सभी को आवाज आ रही है? सबसे पहले तो ये बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस के बारे में। तो सीडीपी की आपकी जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है, ये पेपर से चल रही है, डायरेक्ट पेपर सोल्यूशन से चल रही है, जो कि ऑथेंटिक चीज़ों से हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो भैया, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनको इस बार सीटेट को फतेह करना है और सोच रखा है कि इसमें लगभग 120 प्लस का स्कोर तो करना ही है। क्योंकि यूपी के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर 1/4 मार्क्स अब आपके टेट वगैरह एग्जामिनेशन के भी जुड़ेंगे, तो बहुत बड़ी बात हो गई कि यहाँ आपके अच्छा स्कोर होना ही चाहिए। 90 से ही काम नहीं चलेगा, 120 प्लस का होना चाहिए। तो हमारी जो क्लास चली है, लगभग अभी तक 35 क्लास हो चुकी है, 36वीं क्लास होगी। प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और इस सीडीपी की ये क्लास जो है वो चलती रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी, कभी भी बंद नहीं होगी और ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ये क्वेश्चन टाइप, एमसीक्यू, ऑप्शन सफलिंग, ये जो भी लिखा है ये क्वेश्चन पेपर को ही मैंने डायरेक्ट उठा लिया है और मैं पर डे आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ही करा रहा हूँ। इससे क्या होगा, जो आपका अब तो ऑफलाइन ऑफलाइन एग्जाम होगा, शायद आपका 20 अगस्त को है, तो जो भी एग्जामिनेशन होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार बनाकर बनाए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्टली रिपीटेशंस के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनेशन में अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो कहीं ना कहीं बेहतर स्कोर ही करोगे। 30 आउट ऑफ 30 आपके सीडीपी के अंतर्गत आने वाले हैं, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे तो। क्लियर? बाकी यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे टीचर्स हैं, आप कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समय बर्बाद न करते हुए। क्वेश्चन है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि उसको कूदने से पहले वो क्या करती है, चलना सीखती है और उछलना सीखती है। क्लियर है बेटे? तो एक बात बताओ, कूदने के लिए सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को, सॉरी माफ कीजिएगा, किसी भी बच्चे को अगर चलने के लिए बात की जाए तो चलना सीखेगा, कूदने से पहले चलना सीखेगा, थोड़ा थोड़ा उछलना सीखेगा। उसके बाद अगर कूदना सीख रहा है तो विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। बात को घुमा दिया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है, लेकिन बात ठीक बोली गई है। विकास के पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। इसका मतलब हो गया, जो पूर्व अनुमानित, यानी कि अगर कोई के सिद्धांत बना दिया तो हर बच्चे पर एक ही सिद्धांत लागू होगा, जो कि गलत माना जाएगा। हर बच्चे की जो इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमताएं होती है, सीखने की जो क्षमता होती है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि बच्चे के अंदर जो सीखने का इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चे के अंतर्गत पाई जाती है, तो अनुसरण नहीं करता है सभी के लिए। आप सारे के सारे बच्चों को एक डंडे में नहीं हाँक सकते, कहने का मतलब ये है। विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है। भाई, आप कैसे कह सकते हो सततगामी नहीं है? सततगामी होती है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस आपकी प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस आपकी कॉन्टिन्यूस होती है डेवलपमेंट की, और ये चलती रहती है। बोला जाता है कि जो विकास होता है बच्चे का, फिजिकल विकास जो होता है, शारीरिक विकास जो होता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जो विकास होता है सबसे बहुत ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। तो बात ये भी गलत है। परिपक्वता अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, बात ये भी ठीक है। अब यहां पर आपको लगता है, देखिए, परिपक्वता और अनुभव, क्या इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन है? तो विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। यहाँ पर परिपक्वता भी आ जाएगी, अनुभव भी आ जाएगा, आपकी यहाँ पर आनुवंशिकता भी आ जाएगी। यानी कि आनुवंशिकता की भी अगर बात ना की जाए तो वो भी आपके यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो बात की गई है गोलमाल की गई है। भाई गोलमाल है, भाई सब गोलमाल है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजों को, जो डेवलपमेंट के ऑल एस्पेक्ट होते हैं उनकी बात की गई है, कि जितने भी एस्पेक्ट हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, बहुत आसान था, कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर लगा सकता है। और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? बात की गई है वृद्धि और विकास की। किसकी बात की गई है? वृद्धि और विकास की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या शामिल है? देखिए, यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाए तो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, बात ठीक है। गुणात्मक परिवर्तन होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंतर्गत दोनों चीजें दे रखी हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दे रखे हैं, तो आप बेहतर आंसर इसी को मानेंगे, थर्ड ऑप्शन को। और यहाँ पर शरीर में आकार, बनावट, केवल भौतिक परिवर्तन, ये कुछ नहीं है, बाकी सब गलत हो जाएगा।
क्लियर है? तो इन दो को गलत ना बोल के सही तो है, लेकिन आपसे बेस्ट पूछा है तो दोनों की दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो जाएंगे। जो ग्रोथ होती है और जो डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है और विकास होता है, वो आपका क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटी बेस्ड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का सही हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी फॉर चंदू की चाची। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है। भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालक के विकास बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लालन पालन। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आप लोग यहां पर इसका आंसर सी लगा सकते हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? देखिए, दो प्रकार की एजेंसी होती हैं। एजेंसी की बात की जाए तो दो प्रकार की आपकी एजेंसी होती हैं। पहली जो एजेंसी होती है जिसे हम प्राइमरी एजेंसी के नाम से जानते हैं, दूसरी जो एजेंसी होती है उसे हम सेकेंडरी एजेंसी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी एजेंसी की, तो इसके अंतर्गत दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका परिवार और दूसरा आता है आपका आस पड़ोस। आस पड़ोस। यहां पर अगर बात की जाए सेकेंडरी एजेंसी की, तो यहां पर आपका स्कूल वगैरह आ जाता है, मीडिया आ जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आप दीक्षित सर से क्लास ले रहे हैं तो ये भी सेकेंडरी एजुकेशन का ही पार्ट है। लाइब्रेरी वगैरह भी आती है। तो प्राथमिक संस्था क्या हो जाएगी? स्कूल सेकेंडरी में आता है। संचार माध्यम कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी में आता है। शिक्षक सेकेंडरी में आता है। परिवार और आस पड़ोस इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी फॉर तिल कहे भाई, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। कमल स्वयं को तर्क देता है। कमल क्या करता है? स्वयं को तर्क देता है कि यदि तनु उसे एक क्रेयॉन देगी, क्या देगी? क्रेयॉन देगी, तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा ताकि उपहारों के लेन देन में समानता हो। कमल लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। लॉरेंस कोएलबर्ग की बात करें तो लॉरेंस कोएलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था मेरे भाई? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और इसमें जो बात की गई है, लेन देन की समानता की बात की गई है, तो इनमें से कौन सा होगा? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, सामाजिक व्यवस्था निर्वाहन अभिनवीकरण, सामाजिक समझौता अभिनवीकरण। अब तो आपका आंसर आ गया होगा। इसके स्तरों की बात करें तो इसके कुल मिलाकर 3 स्तर हैं। और इसके चरणों की बात करें तो कुल 6 प्रकार के चरण होते हैं। पहले की बात करें तो प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर है मेरे भाई? तो पहला जो होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज, अगर इसकी बात की जाए तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होता है वो आपका 3 से 10 वर्ष तक की अवस्था होती है। और ये 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था होती है। और ये 13 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है उसे हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानते हैं। इनके नामों की अगर बात की जाए, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है? अब इनके दो दो पार्ट होते हैं, दो इसके तो कुल मिलाकर कितने पार्ट बन जाते हैं? 6 पार्ट इसके बन जाते हैं। अब यहाँ पर लेन देन की बात की जाए, किसकी बात की जाए? लेन देन की अगर बात की जाए तो ये वाला जो आएगा वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण के अंतर्गत आता है। चलिए मैं एक बार चेक देता हूँ भाई, क्रॉस चेक करना जरूरी है इसका आंसर।
चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए क्या होगा। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को कि संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में असक्षम होते हैं। यानी कि संरक्षण की बच्चों के अंतर्गत भावनाएं नहीं हो पाती। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। जीन पियाजे के अनुसार बात की जाए, जीन पियाजे के अनुसार बात किया है तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था मेरे भाई? तो संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें संवेदी पेशी अवस्था, ये जो होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहां पर अगर हम बात करते हैं संरक्षण की भावना आ जाती है तो कहां पर आ जाती है? संरक्षण की भावना, जो संरक्षण की भावना है वो कहाँ आ जाती है? 7 से 11 वर्ष यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत इसके अंतर्गत देखने को नहीं मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, और समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण असक्षम होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी फॉर चंदू की चाची से कहो ना प्यार है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका यह सोच किस योग्यता की कमी का कारण है? तो इसे बोलते हैं संरक्षण की बात, संरक्षण की कमी होती है देख एक तरीके से। चलिए भाई, चलिए भाई, तो इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्धता, योग्यता नहीं जी, सोपान नहीं होगा, अकेंद्रितता होगी, इसमें सेंट्रलाइज्ड नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं चीजों को बच्चा। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए भाई एक मिनट। क्वेश्चन है बच्चा कहता है मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब बच्चा टीचर से बोल रहा है कि मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर हैं। बच्चा कहता है तो फिर इसका मतलब पंजे आने चाहिए। फिर अध्यापक बोलता है सही है, कौन सा टुकड़ा? पंजे जैसा दिखता है। बच्चा यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहां पर बात करें अवलोकनात्मक अधिगम की नहीं होगा, विवरणात्मक अधिगम नहीं होगा, पाण होगा, संज्ञानात्मक संघर्ष नहीं होगा। पाण को दूसरा नाम है इसका ढांचा, और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैफ होल्डिंग। क्या बोलेंगे? स्कैफ होल्डिंग के नाम से बोलेंगे। और इसको टेम्पररी हेल्प, टेम्पररी गाइडेंस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब टेम्पररी हेल्प देना और टेम्पररी गाइडेंस देना क्या होगा? इसका हिस्सा होगा। ठीक है, कुछ समय के लिए सारे संकेत वगैरह देना ये इसके हिस्से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोयौनिक नाजीना, व्यवहारवादी नाजीना, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण नाजीना, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए फॉर आओ कभी हवेली पर।
बहुत आसान था, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। आंसर बताइए। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह सीखते हैं? बड़ों का अनुसरण करके, ना जीना, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, व्याख्या से नहीं सीखते, पुरस्कार का प्रयास करते हैं, ना जीना, स्वतः है स्फूर्त गतिविधि से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा, डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये मैंने क्वेश्चन कराया आपको 10। हमारा टारगेट रहता है एक क्लास के अंतर्गत, एक वीडियो के अंतर्गत आपको 10 प्रश्न कराए जाएं जो कि प्रीवियस ईयर के आधार पर हों। अभी नेक्स्ट 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको उस क्लास का भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो 20 अगस्त का आपका पेपर है इस बार, तो बाकी दिसंबर में फिर होगा। ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे और आप इसका फायदा उठाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।